भयानक रात। अभी तक आपने सुना कि सभी दोस्त मिलकर कुलधरा गांव घूमने जाते हैं, जहां पर सानवी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड दिखाई देती है। कुलधरा, जो कि एक भूतिया जगह है, वहां एक किला है। उन सभी ने प्लान किया था कि शाम होने से पहले पास के रिसोर्ट में चले जाएंगे, पर उनकी गाड़ी नहीं चलती है। अब आगे सभी ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। गाड़ी को चेक भी किया, लेकिन कोई खराबी नज़र नहीं आ रही थी। सब ने सोचा क्यों ना रिसोर्ट में कॉल करके वहां से गाड़ी मंगवा ली जाए, लेकिन जैसे ही विनय ने अपने फ़ोन निकाला, उसमें नेटवर्क ही नहीं था। विनय फ़ोन को दूसरे हाथ में मारते हुए कहता है, नेटवर्क भी नहीं आ रहे। तुम में से कोई और कॉल करो तो मैं नंबर देता हूँ। सौरभ अपना फ़ोन देखते हुए कहता है, यार नेटवर्क तो मेरे फ़ोन में भी नहीं है। वैसे भी यहाँ नेटवर्क इशू है शायद। सानवी, तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क है क्या? सानवी का कोई जवाब नहीं आता। वो बस उस किले को निहारने में न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसने एक टक बस उस किले पर निगाहें टिका रखी थी। सौरभ सानवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सानवी, सानवी। सानवी चौंकते हुए सौरभ की ओर मुड़ती है और बिल्कुल पसीने में भीगी नजर आती है। सानवी ने कहा, हाँ, कुछ कहा क्या? सौरभ सानवी को देखते हुए कहता है, मैं पूछ रहा था कि तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क है? सानवी अपना फ़ोन देखते हुए कहती है, नहीं। पर क्यों, क्या हुआ? त्रिशा सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, लो, अभी तक इन मैडम को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। हम फंस चुके हैं यहाँ इस भूतिया जगह में। और क्या हुआ? अभी इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? विनय हंसते हुए कहता है, हो सकता है ना, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, भूत भी तो आएगा ही ना। त्रिशा विनय की पीठ पर मारते हुए कहती है, ओह जस्ट शट अप यार, एक तो वैसे ही हालत खराब है, ऊपर से तुम और डरा दो। सानवी ने कहा, फंस गए मतलब? क्यों फंस गए? रितु रोते हुए कहती है, गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो चल नहीं रही है, इसलिए हम फंस चुके हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ मत आओ, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी किसी ने। त्रिशा ने कहा, ओ मैडम, कब कहा था? तूने कुछ भी नहीं बोला था, ओके? सौरभ सबको चुप कराते हुए, गाइस, ये समय बहस करने का नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें पूरी रात यहाँ रुकना पड़ेगा। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो, गाड़ी के अंदर ही रहेंगे हम, गाड़ी लॉक करके। और अगर किसी को बाहर जाना हो तो अकेला नहीं जाएगा और दूर भी नहीं जाएगा, ये जगह ठीक नहीं है। विनय सौरभ की बात में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ, और गाड़ी में इनफ स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ भी हो, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी ही अच्छे से फ्रेश हो जाओ बाहर जल्दी जल्दी, फिर गाड़ी में लॉक हो जाते हैं। सौरभ विनय की बात से एग्री होते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी यही सही लगता है। और हाँ, मैंने सुना है यहाँ रात को काफ़ी भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ साए भी दिखाई देते हैं। प्लीज़ जितना हो सके सब लोग अपने अपने कानों को बंद रखना और एक दूसरे को पूरा साथ देना। सौरभ किले की ओर देखते हुए कहता है, आज की रात काफ़ी भयावह होने वाली है। सभी लोग फटाफट फ्रेश होते हैं और गाड़ी में चले जाते हैं। विनय गाड़ी को पूरी तरह से लॉक कर देता है। गाड़ी में बाहर का साउंड ना आने की वजह से कुछ तसल्ली थी। सभी लोग गाड़ी में अपनी अपनी सीट पर जितना हो सके लगभग लेटे हुए थे और डर, आज उन्हें पता चल रहा था कि डर किसे कहते हैं। सौरभ सानवी को पकड़कर बैठा था। उसे सबसे ज़्यादा डर सानवी के लिए ही लग रहा था। रितु बाहर की ओर देखते हुए कहती है, ये कैसी लोकेशन सिलेक्ट की है यार, अब देखो फंस गए ना, और जिंदा बचेंगे भी या नहीं ये पता भी नहीं है। विनय ने कहा, प्लीज़ रितु, परेशान मत हो तुम, आराम से बैठो और बाहर देखना बंद करो यार। सौरभ अपने फ़ोन में देखते हुए, नेटवर्क आ गया मेरे फ़ोन में। विनय सौरभ की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, दिन ढल जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। अचानक से सबको कुछ भयंकर सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जो कि किले की ओर से आ रही थी। विनय कानों को बंद करता हुआ कहता है, ये कैसे पॉसिबल है?
गाड़ी के अंदर तो बाहर की आवाज़ आती ही नहीं है, तो ये सब, और वो भी इतनी तेज। सब काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि ऐसी खौफनाक आवाज़ें उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता जा रहा था, आवाज़ें और तेज तेज और बहुत तेज होती जा रही थी। कुछ बोलने की, कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। ऐसा लग रहा था कि इस बंजर गांव में अचानक से जान आ गई है। कुछ देर बाद ही ये आवाज़ें कुछ धीरे हो जाती हैं। सब लोग अपने कानों को बंद करके बैठे थे। सौरभ ने सानवी को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन कुछ था जो सौरभ को पीछे की ओर ढकेल रहा था। खैर, गाड़ी के अंदर होने की वजह से कुछ ज़्यादा फर्क इस चीज़ का नहीं पड़ रहा था। सानवी सबकी ओर देखते हुए कहती है, क्या हुआ तुम लोगों को? विनय चौंकते हुए कहता है, क्या हुआ मतलब? तुम्हें ये भयंकर आवाज़ें नहीं आ रही? सानवी ने कहा, आवाज़ें आ रही हैं, पर ऐसी सेम आवाज़ें तो मुझे रोज़ आती हैं। सौरभ शॉक्ड होते हुए कहता है, रोज़? ये आवाज़? सानवी, जो कसकर अपने ताबीज को पकड़ी हुई थी, शायद उसकी मॉम उसके लिए प्रार्थना कर रही होगी, जिससे अभी तक सानवी पूरे होश में थी। सानवी ने कहा, हाँ, याद है तुम्हें, मैं हमेशा कुछ आवाज़ों के बारे में बताती थी, ये बिल्कुल वैसी ही हैं। अब तो सौरभ और भी ज़्यादा डर जाता है, और वो सोचने पर पूरी तरह से मजबूर हो जाता है कि कहीं उन सारे इंसिडेंट्स का कुलधरा गांव से कोई नाता तो नहीं। अभी भी वो सानवी को कसकर पकड़े हुए था। सौरभ सानवी से कहता है, सानवी, तुम प्लीज़ सो जाओ। कुछ भी हो जाए परेशान मत होना, हम सब हैं तुम्हारे पास। विनय सौरभ से कहता है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सानवी ठीक है ना? सौरभ ने कहा, हाँ, वो ठीक है। एक काम करो, सभी लोग सो जाओ, और कोई भी आवाज़ हो या कोई भी एक्टिविटी, परेशान मत होना। रितु त्रिशा को पकड़ते हुए कहती है, चल त्रिशा, सो जा। सब लोग सिर नीचे करते हैं। अचानक से उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी के पास से कोई गया। विनय घबराई हुई आवाज़ में कहता है, तुम लोगों ने देखा? सौरभ ने कहा, क्या देखा, क्या हुआ? विनय हकलाते हुए कहता है, कोई गया अभी अभी यहाँ से। सौरभ ने कहा, ओ प्लीज़ यार, अब तू मत शुरू हो। एक तो सब ऑलरेडी इन आवाज़ों से काफ़ी डरे हुए हैं। अचानक उन्हें लगता है कि जैसे कोई उनकी गाड़ी के दरवाजे में बहुत तेज़ी से नॉक कर रहा है। सब बहुत डर जाते हैं। अब सब कुछ काफ़ी खतरनाक होता जा रहा था, इतना कि कोई कमज़ोर दिल हो तो तुरंत ही उसे हार्ट अटैक हो जाए। कुछ मिनटों में वो खटखटाहट बंद हो जाती है। कुछ देर में किले से गाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसी मुनादित आवाज़ आने लगी जैसे कोई राजा महाराजा दरबार में पधार रहे हों। सब लोग पसीने से तरबतर थे। गाड़ी में एसी चला हुआ था, लेकिन उस डर के आगे सब बेकार। विनय ने कहा, ये कैसी आवाज़ है? सानवी की नींद खुल जाती है और वो बाहर की ओर देखने लगती है। सानवी विनय के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, महाराज दरबार में पधार रहे हैं, इसलिए ये आवाज़ आ रही है, ताकि सबको पता चल जाए। सब सानवी की ओर देखने लगते हैं। सानवी ऐसे सब चीज़ें बता रही थी कि जैसे उसे सब पता हो। सौरभ सानवी को अपने नज़दीक करते हुए कहता है, सानवी, तुम्हें ये सब कैसे पता? सानवी ने कहा, नहीं तो वो मन में आया तो बोल दिया। सौरभ सानवी का सिर अपने कंधे पर रखते हुए उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सानवी उसको हटा देती है। ये कुछ अजीब सा था, पर फिर भी उस स्थिति में किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वो आवाज़ें फिर से आने लगी। सब एक दूसरे को पकड़ कर बैठे थे। फिलहाल सभी एक दूसरे की हिम्मत बने हुए थे। कुछ देर बाद उन्हें वहाँ कुछ साए नज़र आने लगे, और वहाँ पहाड़ी के पास कुछ लोग भी। अचानक से गांव में चहल पहल शुरू हो गई। त्रिशा पहाड़ी की ओर देखते हुए कहती है, वो वहाँ देखो, कुछ लोग हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, चलो उनसे कहते हैं।
विनय डर की वजह से कपकपाती आवाज में बोलता है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये इंसान कैसे हो सकते हैं? हो ना हो ये रूहे हैं। पर यहाँ हुआ क्या था ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि नेट पर भी सर्च किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सानवी अब तक बेहोश हो चुकी थी। वो ताबीज उसके हाथ से खुलकर नीचे गाड़ी में गिर चुका था। सौरभ, जो कि अब तक लगभग कुछ कुछ चीज़ें तो समझ ही गया था, उसने तुरंत वो ताबीज उठाकर सानवी के हाथ पर बांधा और उसे पकड़कर बैठ गया। रीतू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। फिलहाल वह मौजूद सभी को इसकी बहुत ज़रूरत थी। अब इस सब से भी भयंकर क्या हो सकता है, सब यही सोच रहे थे। वो आवाज़ें अब बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन अब उन सभी ने अपने कानों को कसकर बंद कर लिया था और अपना सिर नीचे झुकाकर आंखें कसकर बंद कर रखी थी। सौरभ सानवी को कसकर पकड़े हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए, गाइस कुछ भी हो ऐसे ही रहना, अब ध्यान रहे चाहे कुछ भी हो। सब सौरभ की बातें मान जाते हैं और माने भी क्यों ना, इस वक्त तो ऐसी कंडीशन थी कि जो भी चाहे कुछ भी कहता आंखें बंद करके मान लेते, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आधी रात निकल चुकी थी, चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी ही थी। अब सबको इंतज़ार था तो बस ब्रह्म मुहूर्त का। माना जाता है इस समय बुरी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। कभी इन सब पर विश्वास न करने वाले अभी इन सब को मान रहे थे, क्योंकि अगर दुनिया में अच्छी शक्ति है तो बुरी भी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। सौरभ बस ये सोच रहा था कि बस यहाँ से हम निकल जाएं और कैसे भी हो मैं सानवी को इन सब से बाहर निकाल लूँगा। पता करके रहूँगा कि ये सब क्या है। पूरी रात निकल चुकी थी और ब्रह्म मुहूर्त होने में केवल आधा घंटा बाकी था, मतलब रात के 3:30 बज रहे थे। आवाज़ें तेज ही थीं। अब भी पूरा गांव सब लोगों से भरा था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, गाना और कभी कभी उनकी गाड़ी में खटखट, ये सब काफ़ी बढ़ गया था। सब अभी भी डर से बीचों बीच में बैठे थे। सब यही दुआ कर रहे थे कि बस किसी तरह से जान बच जाए और सही सलामत घर पहुंच जाए। गाड़ी में बैठना एक अच्छा आइडिया साबित हुआ, क्योंकि अगर वो बाहर होते तो शायद अब तक जिंदा ना होते। सुबह के 4 बज चुके थे और सब कुछ शांत हो गया था। सब लोग डरे सहमे अब भी गाड़ी से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर बाद वो सो जाते हैं। सोते सोते 7 बज गए थे। अचानक से त्रिशा की नींद खुली। त्रिशा सबको एक एक कर हिलाते हुए कहती है, उठो सब और घर चलो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके चलो यहाँ से। इन्होंने कहा, अब यार इतना रुक गए हैं तो किला देख कर जाते हैं। वैसे भी दिन में कुछ नहीं होता, सब आते हैं, हम लोग सबके साथ ही जाएंगे। त्रिशा चिल्लाते हुए कहती है, रात को इतना कुछ देखने सुनने के बाद अभी भी कुछ बचा है क्या? यार नहीं देखना कोई किला, चलो यहाँ से। सौरभ को लगता है कि क्या पता किले में जाकर कोई सुराग मिल जाए, इन सब का कुछ मतलब पता चल जाए, इसलिए सौरभ भी हाँ बोलता है। सौरभ ने कहा, यार मुझे लगता है किले में जाना चाहिए और टाइम से घर के लिए निकल जाएंगे। और त्रिशा तुम चिंता मत करो, हम सब साथ में ही रहेंगे और क्या पता वहाँ कुछ हाथ लग जाए। त्रिशा ने कहा, किस बारे में पता लग जाएगा? सौरभ ने कहा, यहाँ से वापस चलकर तुम लोगों को सब बताता हूँ, पर इस वक्त ये समझ लो कि किले पर जाना ज़रूरी है। सब लोग मान जाते हैं और एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। विनय चौंकते हुए कहता है, ये कैसे? सौरभ ने कहा, शायद वो शक्ति नहीं चाहती थी कि हम यहाँ से जाएं। विनय सबकी ओर देखते हुए कहता है, देखो मुझे लगता है कि पहले हम रिसॉर्ट चलना चाहिए। वहाँ जाकर अपने घर में कॉल करेंगे और फ्रेश हो जाएंगे।
फिर आएंगे, 1 घंटा घूमेंगे और दिन में 1 या 2 बजे तक घर के लिए निकल जाएंगे। सौरभ ने कहा, ये ठीक रहेगा। विनय रिसॉर्ट की ओर तरफ गाड़ी घुमा लेता है और सब लोग अब चैन की सांस लेते हैं। जैसे ही गाड़ी रिसॉर्ट पर पहुंचती है, सब लोग रूम की ओर भागते हैं, क्योंकि बुकिंग पहले ही उन्होंने ऑनलाइन कर रखी थी और अपने अपने घरों में कॉल करते हैं। सानवी भी अपनी मॉम को कॉल लगाती है। सानवी ने कहा, हेलो मम्मा। सानवी की माँ परेशान होते हुए कहती है, बेटा तो ठीक है ना? सानवी ने कहा, हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप परेशान मत हो। मैं आज 4 या 5 बजे तक घर आ जाऊँगी और फिर आपको सब बताऊँगी। सानवी अपनी मॉम को रात के बारे में या किले के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। सानवी ने कहा, ओके मॉम, शाम को मिलते हैं और ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। आप परेशान मत होना, बाय। सानवी की माँ ने कहा, बाय बेटा। उधर सानवी की माँ बहुत परेशान होती है। उन्हें लग रहा था जैसे कुछ तो हुआ है। सानवी और बाकी सब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करते हैं और रेडी होकर कुलधरा गांव की ओर निकलने लगते हैं। क्या सौरभ को जो कुछ लग रहा था वो सच था? जो भी कुछ हुआ इस रात, क्या ये कभी भूल सकेंगे पांचों दोस्त? क्या कुछ मिलेगा सौरभ को उस किले में जाकर? क्या होगा जब सानवी अपनी मॉम को कुलधरा में हुए इंसिडेंट के बारे में बताएगी? क्या सौरभ बचा पाएगा सानवी को? और क्या होगा किले में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।